30 जो है 30 MCQ, लगभग 30 MCQ आपको अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए, इसका थोड़ा आगे पीछे हम लोग वर्णन करते हुए निकलेंगे आगे, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा कंटेंट या आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको सबको मालूम है कि सामाजिक विज्ञान में जो सामान्य निर्देश है उसमें परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। इस प्रश्न में 4 इकाई है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसमें आपको बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसका हम लोग आज विश्लेषण करेंगे, और अति लघु, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न हम उधर नहीं जाएंगे। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं बहुविकल्प रिक्त स्थान पूर्ति वाला क्वेश्चन जो है करेंगे, MCQ जिसको बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो उसको हम लोग करेंगे आज, और इसी संदर्भ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका पहला सेगमेंट जो है उसका है इतिहास इकाई में, ठीक है ना। इतिहास से ही शुरू कर रहे हैं। इतिहास में अब हमको लगता है कि ये 10 क्वेश्चन होगा, 10-12 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। हाँ, 10 भूगोल उसके बाद शुरू है, तो 13 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इतिहास का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कॉन्टेक्ट नामक पुस्तक जो है ना रूसो के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। रूसो के द्वारा लिखा गया था। इटली का जो था वो इटली के थे, ठीक है। और उनका ये मानना था, ये क्यों लिखा गया था, इस पुस्तक का जो सार जो है ये है कि उनका ये मानना था कि यदि किसी देश में कानून व्यवस्था ठीक करना है तो सामाजिक रूप से कानून बने, यानी कि कानून जो है सामाजिक रूप से बना। अब सामाजिक रूप का मतलब क्या होगा? सामाजिक रूप का मतलब होता है कि किसी देश में लोगों के द्वारा, ठीक है ना, लोगों के द्वारा ही अब कानून बनाया जाए, ठीक है ना। लोगों के द्वारा कानून बनाया जाए और लोगों के लिए बनाया जाए, ठीक है, लोगों के लिए बना जाए। इससे लोगों की यानी कि मनुष्य की स्वतंत्रता पर न्याय होगा ना, मनुष्य की स्वतंत्रता बनी रहेगी, ठीक है। इसलिए कानून जो भी बनेगा वो सोशल कॉन्टेक्ट के प्रकार बनेगा, यानी कि सामाजिक अनुबंध होना चाहिए कि कोई भी कानून जो है मनुष्य से ऊपर नहीं है, वो समाज जो है सामाजिक जो अनुबंध है उसी को हम सोशल कॉन्टेक्ट बोलते हैं। और ये एक पुस्तक है जिसको रूसो साहब ने लिखा था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कब घटित हुआ, ठीक है, जलियांवाला बाग। दूसरा क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। देखो, जलियांवाला बाग की घटना जो हुई है, रॉलेट एक्ट नामक एक कानून बनाया गया था। रॉलेट एक्ट है ना, रॉलेट कानून, ठीक है। ये आया था 1919 को, ठीक है ना। 1919 को एक रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया गया था, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर जुल्म करना शुरू किया। जुल्म करने का मतलब ना वकील, ठीक है ना, उसका एक ये था, ना वकील, ना दलील, ठीक है ना, और ना वकील ना दलील, इस तरह से था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत जो है, रॉलेट एक्ट के तहत, आर एक्ट भी बोलते हैं इसको, के तहत आंदोलनकारियों को दबाने के उद्देश्य से, ठीक है ना, आंदोलनकारी जो थे भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उनको दबाव बनाने के लिए या उनको दबाने के लिए उनको गिरफ्तार किया जाता था, और बिना कारण पूछे, बिना नोटिस दिए, बिना वारंट, ठीक है ना, बिना वारंट के
यानी अदालत का कोई फैसला नहीं, पुलिस जब चाहे तब उसको गिरफ्तार कर लेता था। इसलिए उसके विरोध में क्या हुआ, जलियांवाला बाग, ठीक है ना। पंजाब राज्य जो है अभी हम लोगों का, उसमें एक शहर है अमृतसर। अमृतसर में जलाली नामक, ठीक है ना, जलाली नामक एक व्यक्ति थे। उनका एक संपत्ति था, मतलब जमीन था अमृतसर में, और बीच में कुआं था, ठीक है। और तीन तरफ मान के चलो, चारों तरफ इस प्रकार से, और अंदर में मैदान था और बीच में कुआं था, ठीक है। और बाहर निकलने का और घुसने का एक ही रास्ता था, ठीक है ना। तो उस समय यही जो रॉलेट एक्ट, आर एक्ट के विरोध में अमृतसर में, चूंकि बैसाखी का दिन था, ठीक है ना, बैसाखी एक पर्व होता है पंजाबी, प्रथम बैसाख में वो लोग मनाते हैं, उस दिन था। बैसाखी के प्रथम दिन में वहाँ पर एक आंदोलन के लिए बैठक रखा गया, ठीक है ना। किसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। यहाँ बूढ़े बच्चे सभी लोग थे, क्योंकि वो पर्व के दिन था, त्यौहार का दिन था। वहाँ सभी लोग थे, बच्चे बूढ़े, 6 वर्ष के बच्चे भी मारे गए थे, है ना, 6 महीना का बच्चा भी मारा गया था, बूढ़े भी मारे गए थे, जवान भी मारे गए थे। लगभग ऑन रिकॉर्ड जो है 400 प्लस है ना, 469 के आसपास ऐसे बोला जाता है। लेकिन और ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि 250 के आसपास मारे गए थे और 1000 घायल हुए थे। लेकिन अनाधिकृत रूप से अगर माना जाए तो जलियांवाला कांड जो हुआ था, वहाँ 1000 से ज़्यादा स्त्री और पुरुष मारे गए थे, उसमें बच्चे भी शामिल थे, ठीक है ना। तो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इसलिए चूंकि वो जलियांवाला बाग इसलिए बोलते हैं कि जलीला, ठीक है ना, जलाली नाम था, सॉरी, जलाली नामक एक व्यक्ति का वो संपत्ति था। ये संपत्ति का कहने का मतलब ज़मीन था, जिसके अंदर में चारों तरफ से घर द्वार बना हुआ था, भागने का एक ही रास्ता था, और अंदर में कुआं था, और बहुत सारे लोग पर्व के दिन में जमा हुए थे। इसके कारण जलियांवाला की घटना घटी। जनरल ओ डायर, ठीक है, याद रखिए, जनरल, ठीक है, जनरल ओ डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा, ओ डायर, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ऑफिसर जो था के द्वारा ऑर्डर दिया गया और उसमें गोली चलाई गई, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 की घटना घटी, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है, ठीक है। इसके विरोध में इसको दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इसका जो है, इस पर चूँकि बहुत बड़ा मामला था, 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 450 से 500 के बीच लोग मारे गए थे, तो इसलिए एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम था हंटर आयोग, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है आपको, यही जलियांवाला बाग ही कब पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जलियांवाला बाग के संबंध में जो हत्याकांड हुई थी, उसके संबंध में कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो हंटर आयोग, ठीक है ना। ये एक हम लोगों को तथ्य मिल गया, फैक्ट मिल गया, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 2 का सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, यूसुफ मोहसिनी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। देखिए, एक्चुअली हुआ था 1805 में, ठीक है ना, और ये हुआ था जेनेवा में। ये कौन थे, वो इटली का जो था, ये इटली के महान पत्रकारों में से थे, ठीक है ना, पत्रकार थे, राजनीतिक भी थे, ठीक है, राजनीतिक थे। उन्होंने मोत्सिनी ने जो है वहाँ इटली में, इटली के एकीकरण में काफ़ी, एकीकरण में वो उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, ठीक है, उनका बहुत ही योगदान हम कह लें, योगदान था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यूसुफ मोहसिनी। यहाँ बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है 1807, ठीक है, 1807 नहीं होगा,
1807 नहीं होगा, 1805 होना चाहिए, ठीक है ना। 1805 है, आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर करीब करीब जो है 1807 बोल रहा है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1807 ही आंसर होगा, ठीक है। आंसर 1807 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1828 में, ठीक है ना। 1828 में आया, जिसके विरोध करने के चक्कर में लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय पंजाब के स्वतंत्रताकारी आंदोलनकारी नेता थे। लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठी से, ठीक है ना, घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। तो 1828 आंसर होगा 4 का, 1828। आगे बढ़ते हैं। वो 5 नंबर, रेंडर पेस्ट क्या था, ठीक है। तो ये था पशु रोग, ठीक है। ये पशु, जैसे मनुष्य में प्लेग होता है, उसी प्रकार पशुओं में प्लेग होता था। ये पशुओं में प्लेग होता था, जिसके कारण पशु बीमार पड़ते थे। तो ये पशु रोग था। रिंडर पेस्ट क्या था? पशु रोग था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रथम विश्व युद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। बोला जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक, लेकिन यहाँ 18 दिया गया है, ठीक ना। तो ये था आपका 1914 से 1918 तक, ठीक है। इसमें भारतीय सेना जो है इंग्लैंड की तरफ से लड़ा था, ठीक है। और उस समय गांधी जी भारत के नौजवानों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती के लिए वो काफ़ी जो है प्रेरित कर रहे थे। इसलिए अन्य विरोधियों ने गांधी जी को आर्मी भर्ती का ब्रिटिश एजेंट बोला गया था, ठीक है ना। ब्रिटिश का एजेंट बोला गया था गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी को इसी समय बोला गया था ब्रिटिश का एजेंट बोला गया था, ठीक है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विश्व युद्ध का बी। अब है कोष्टक में दो क्वेश्चन है, एक एक नंबर का, है ना। तो कोष्टक में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए बोला जा रहा है। तो स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? ये जेम्स हारग्रीव्स होगा ना, हारग्रीव्स ये होगा, ठीक है। इसको भरना है, यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। उसको सेम टू सेम लिख कर जो खाली स्थान है उसमें इसको भर देना है। तो आंसर के रूप में नीचे में, जैसे एक 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 7 नंबर क्वेश्चन के नीचे आंसर की जगह इसको लिख देना है, इसको लिख देना है आंसर की जगह, ठीक है। ये था क्या? स्पिनिंग जेनी मशीन जो था वो औद्योगिक क्रांति जब हुई तो वस्त्र उद्योग काफ़ी ज़रूरी चीज़ था, इसलिए तकली का प्रयोग करके जो सूत निकाला जाता है, तो उसी सूत निकालने के लिए जो लगभग 8 तकली का काम करता था, ठीक है ना। 8 तकली जो निकालता है वो मशीन एक साथ निकालता था, ठीक है। यानी तकली से जब सूत निकालते हैं तो ये 8 सूत एक साथ निकालता था। इसको बोलते हैं हम लोग स्पिनिंग जेनी मशीन, ठीक है। इसको जेम्स हारग्रीव्स ने आविष्कार किया था, ठीक है। 8वां नंबर देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में होता था। यहाँ के जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी
इसमें गांधी से लेकर सभी लोग, जवाहरलाल नेहरू हुआ है ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि आदि सभी लोग गांधी जी, गांधी जी बाद में पहले जो प्रथम 3, ये गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, ठीक है ना, पहला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। प्रथम हुआ था आपका नवंबर 1930 में, ठीक है ना, 1930 में हुआ था। और ये सितंबर, द्वितीय जो हुआ था सितंबर 1931 में, ठीक है, 1931 में हुआ था। और फिर तीसरा भी जो हुआ था वो नवंबर 1931 में ही हुआ था, ठीक है, 32 में हुआ था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चौथा बार बातचीत हो गया था। चौथा बार के 5वां बार जब हुआ तब गांधी जी शामिल हुए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, तो द्वितीय होगा ना, 1931 में, ठीक है, 1931 में शामिल हुए थे। और गांधी और इरविन के साथ जो है बैठक हुआ और इसीलिए इसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे इतिहास के कुछ प्रश्न, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का, ठीक है। भूगोल इकाई का प्रश्न होगा, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब भूगोल सेगमेंट में देखते हैं, ठीक है ना। भूगोल सेगमेंट में जो पहला क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इतिहास को हम लोग देख लेते हैं, अब भूगोल को देखते हैं। तो भूगोल में बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। ये ऐसा पूछ रहा है, ठीक है, बाजार में उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो ये उपलब्ध कराता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है सेल का फुल फॉर्म, है ना। टाटा स्टील जमशेदपुर, ANMS, ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, 14 का आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है। तो देखो भारत का नक्शा जो है इस तरह से है ना, इस तरह से है, इस तरह से है ना। यहाँ कन्याकुमारी है, ठीक है। लंबा का मतलब देखो, कन्याकुमारी सबसे जम्मू कश्मीर में है, कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु तक यही लंबा होगा सबसे ज़्यादा। तो इसका दूरी कितना है, 4112 किलोमीटर, ठीक है, 4112 किलोमीटर है। पहले था NH नेशनल हाईवे 44, ठीक है ना, अब हो गया है NH7, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई भी होगा तो एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है आंसर बी, NH7। ये जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर बोल रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। हम लोग इसको ठीक से समझेंगे, ठीक है ना। रबी फसल, इसको रबी ऐसे लिखा जाता है, रबी और खरीफ, ठीक है ना। और जायद भी होता है, जायद और नकदी अलग अलग चीज़ है ना। रबी फसल में, खरीफ फसल कब होता है, देखो जून जुलाई में, जो धान के साथ लगता है ना, जून जुलाई में लगता है, जून में शुरू होता है और दिसंबर आसपास ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, धान होगा, ठीक है, गन्ना होगा, है ना, गन्ना होगा, मूंगफली होगा, मूंगफली माने बादाम, है ना, मूंगफली होगा। ये सब जो है खरीफ फसल है। लेकिन ठंडा में जो जनवरी फरवरी है ना, जनवरी फरवरी में लगाया जाता है, जैसे होगा गेहूँ, चना। हमेशा याद रखोगे, जो देहात के बच्चे हैं
वो जानेंगे कि धान के कटने के बाद ही चना बोया जाता है, ठीक है ना। तो वो चना जो है आपका रबी फसल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चना 16 का क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। चना रबी फसल के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट है भूगोल का। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरणीय का मतलब होता है वैसे ऊर्जा के साधन जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें से जो अब खुद से सोचेंगे कि इसमें से कौन कौन, सौर ऊर्जा, ठीक है, ये हम लोग को सर्वव्यापी है ना, ये प्रकृति से मिला हुआ है। बॉक्साइट खदानों से खोदा जाता है, ठीक है ना, खदानों से खोद करके निकाला जाता है। तो इसका जो है सीमित मात्रा है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। पेट्रोलियम और कोयला का भी सीमित मात्रा है, क्योंकि करोड़ों वर्षों के बाद कोयला और पेट्रोलियम बनता है, तो ये इसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। लेकिन सौर ऊर्जा का किया जा सकता है, ठीक है ना, पवन ऊर्जा का किया जा सकता है, ठीक है, तापीय ऊर्जा का किया जा सकता है, तापीय ऊर्जा का भी किया जा सकता है, ठीक है। इनमें से ये सब जो है नवीकरणीय है, ठीक है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा ए, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नागरिक शास्त्र में, है ना, अब देखते हैं नागरिक शास्त्र में, ठीक है, सिविक्स में कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। हम लोग सभी जानते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, इसीलिए राज्य दिवस भी मनाया जाता है ना। इस दिन जो है बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। बिरसा मुंडा जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उनका जन्म दिवस है। उसी के दिन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग हुआ था, ठीक है, और उस दिन ही इसका गठन माना जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ। 3 बार, ठीक है, आंसर हो जाएगा 3 बार। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सब देख लेना, हो सकता है गलत हो, है ना, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है। अब हम लोग लोकतंत्र को समझेंगे। लोकतंत्र किसको बोलते हैं। हम इससे पहले बताए कि जैसे सामाजिक उपबंध वाला है ना, सामाजिक उपबंध वाला मामला, ठीक ना, अनुबंध वाला मामला, यानी कि सोशल कॉन्टैक्ट रूसों के द्वारा लिखा गया था। वो उनका कहना था, उस किताब में सोशल कॉन्टैक्ट नामक जो किताब लिखे थे रूसों के द्वारा, उसमें लिखा गया कि कोई भी कानून तभी सही हो सकता है और वो कानून मनुष्य को तभी स्वतंत्रता दिला सकता है जब वो कानून अपने खुद मनुष्य के द्वारा बनाया है, यानी कि लोगों के द्वारा, उस देश में रहने वाले लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो जब कोई ऐसी सरकार बनती है, लोकतंत्र का मतलब जब ऐसी सरकार बनती है जो जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना, जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए ही कानून बनाता है और जनता के लिए ही होता है और जनता से ही होता है, तो हम लोग इसको लोकतंत्र को बोल सकते हैं डेमोक्रेसी इज टू द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, है ना। ऐसे एक कहावत है, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया था। तो लोकतंत्र जो है बहुत वास्ट चीज़ है और ये जो चीज़ है लोगों का जो चुना गया प्रतिनिधि भारत में तो होता ही है, जैसे लोकसभा, विधानसभा, है ना, लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री असेंबली, ठीक है, ये सब का चुनाव होता है, सांसद और विधायक का। भारत में होता है, पाकिस्तान में भी होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी होता है, ठीक है। लेकिन
इसमें क्या होगा, आंसर डी होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। सभी देशों में होता है, कुछ एक अभी ऐसा कोई देश नहीं, मुझे लगता है कि एक आध देश में है जहाँ पर राजतंत्र या फिर अधिनायकवाद चलता हो, या राष्ट्रपति जो राज्य का कोई एक व्यक्ति ही राजा हो, या एक व्यक्ति के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। ऐसा कोई पूरा विश्व में, भारत में तो पहले था 1947 के पहले, लेकिन अब जो है विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। कहीं है तो अर्ध लोकतांत्रिक हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी है ना, ये राष्ट्रवादी पार्टी है। ठीक है, राष्ट्रीयता पर ध्यान देता है, यहाँ की संस्कृति, ठीक है ना, संस्कृति विरासत, ठीक है, संस्कृति विरासत यहाँ के विरासत और यहाँ के गौरवपूर्ण जो हमारे देश में जितने भी साधन हैं, या फिर कह लें कि स्वतंत्रता सेनानी है, आदर्श हैं, आदर्श व्यक्तित्व हैं, उनको लेकर के पूरे भारत को एक करने की चेष्टा करता है। तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक। उस पर निर्भर है कौन? भारतीय जनता पार्टी। तो आंसर हो जाएगा 27 का सी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन जो है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI, एक होता है CPIM, मार्क्सवादी हो गया ये, है ना। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है ना, मार्क्सिस्ट। तो 28 नंबर बोल रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी कि CPI की स्थापना जो हुई थी 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। ठीक है ना। इसके जो प्रणेता थे MN राय, ठीक है, मुनीन्द्रनाथ राय, है ना, MN राय, इसको ठीक से लिखते हैं, MN राय। इनके द्वारा 1925 ईस्वी में CPI का गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। एक चीज़ और, अगर मान लो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जगह यानी CPI की जगह CPIM पूछ दिया तो ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा CPIM मार्क्सवादी। तो ये हो जाएगा 1964 7 अप्रैल, ठीक है, 1964। और उसका क्या हो जाएगा 26 दिसंबर 1925। ये पहले हुआ था, ठीक है ना, MN राय थे इसके, ठीक है। तो इस प्रकार जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 1925 आंसर हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन और है जिसको देख लेते हैं। श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ? ठीक है, श्रीलंका आज़ाद हुआ था भारत आज़ादी के बाद सर 1948 में, ठीक ना। वहाँ पर तमिल और सिंहली ये दो समुदाय है, उन लोगों के बीच लड़ाई होता है, ठीक है ना। ये अंग्रेज लोग पहले से ही फूट डाल कर चला गया है ना। तो वहाँ लड़ाई हुआ और अंग्रेज वहाँ भी श्रीलंका जो थे, श्रीलंका में अंग्रेज़ों का शासन था। 1947 में भारत आज़ाद की हुआ और 1948 में श्रीलंका, अभी श्रीलंका बोला जाता है, लेकिन पहले 1964 से पहले, ठीक है ना, श्रीलंका नहीं बोला जाता था, सीलोन बोला जाता था। सीलोन क्या बोला जाता था? 1964 के पहले क्या बोला जाता था? सीलोन बोला जाता था श्रीलंका को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ 29 नंबर का जो हो जाएगा आंसर में लिखेंगे हम लोग सन 1948 हो गया। 30 नंबर बहुजन समाजवादी पार्टी, ये कांशीराम के द्वारा किया था, दलित नेता थे, कांशीराम के द्वारा बनाया गया 1984 में, ठीक है, 1984 में बनाया गया था, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा 1984। इसके बाद है लास्ट है, सेकेंड लास्ट है शायद, भारत 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में रखा गया। तो 8वीं अनुसूची में रखा गया। किस में रखा गया?
8वीं अनुसूची में रखा गया। 22 भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया, आंसर हो जाएगा 8वीं, 31 का 8वीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं ये है कि नहीं, है। तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टफ है। केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय अंतर्गत आते हैं। देखो 8वीं कक्षा में जब आप सूची पढ़िएगा ना, सरकार पढ़िएगा, तो 3 प्रकार का सरकार होता है, ठीक है ना। एक होता है केंद्र की सरकार, एक तो होता है राज्य सरकार, और एक तो होता है स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज या नगर पालिका, है ना, नगर पालिका, दोनों होता है। 1, 2, 3 प्रकार का राज्य होता है, राज चलता है, शासन होता है, जिसको बोलते हैं ना, शासन होता है। तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, कानून बना सकता है। कौन कौन बना सकता है? सेंटर और स्टेट दोनों जो है कानून बना सकता है, लेकिन पंचायत नहीं बना सकता है, ठीक है ना, पंचायत नहीं बना सकता है। तो ये तब जब केंद्र के द्वारा किसी विषय पर कानून बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं संघ सूची। क्या बोलते हैं? संघ सूची बोलते हैं, ठीक है ना। और जब राज्य सरकार के द्वारा किसी विषय पर कानून बनाया जाता है तो इसको राज्य सूची बोलते हैं, राज्य सूची बोलते हैं। और दोनों मिल के अगर बनाए, केंद्र और प्लस राज्य दोनों मिल के बनाता है तो इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा, पर्यावरण, है ना, इसमें कौन कौन सा आ जाता है संघ सूची में, समवर्ती सूची में? जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर बनाता है, इसमें शिक्षा आ जाता है ना, संचार आ जाता है, ठीक है, रक्षा आ जाता है, ठीक है, शिक्षा संचार ये हो गया, पर्यावरण, है ना, स्वास्थ्य जिसमें आता है, ये सारा चीज़ जो है, ये 4-5 चीज़ें समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय को समवर्ती सूची बोला जाता है, ठीक है। यह समझना है, केंद्र के साथ राज्य सरकार साझा करता है, यानी कि दोनों मिल के जो दिलचस्पी वाला जो विषय होता है कानून बनाने के अंतर्गत, उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। तो ये थे आज के सामाजिक विज्ञान विषय में जो लगभग 20-22 MCQ हम लोग किए, है ना, MCQ किए। इसको हम लोग आगे पीछे थोड़ा तो मोटा मोटी ये कम से कम आपका 40 MCQ बन गया, है ना। हम जो भी बोले उसको थोड़ा उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है और इसको याद करने में आसानी होगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए और कमेंट कीजिए, कहीं त्रुटि है तो उसको भी बताइए, और किस तरह से सुधारात्मक अगर उपाय कोई है तो उसको भी आप लोग बताइए, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपको कोई डाटा खर्चा नहीं होता है, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमको भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।